स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास फिजिक्स सेकेंड ईयर। जैसे कि लास्ट लेक्चर्स आपने देखे होंगे कि इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 19 मीन सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 9 एटॉमिक स्पेक्ट्रा स्टार्ट किया था। न्यूमेरिकल्स ही उनके रहते हैं इस लेक्चर में, तो इसको करने से पहले आपको मैं दो बातें बताना चाहूँ। एक बात यह है कि जैसे कि हर चैप्टर के एंड में आपने न्यूमेरिकल्स देखे होंगे मैंने हर न्यूमेरिकल में मेरा यही पॉइंट होता है कि एक लिख के समझाना, इस तरह ये न्यूमेरिकल्स घंटा ले सकता है। तो क्यों ना ऐसा मेथड हो कि कम टाइम में सब न्यूमेरिकल्स उस चैप्टर के हो सकते हैं। उसका एक ही मेथड है कि पहले से ही आपके लिए मैं सब प्रिपेयर कर लूं, फिर जब सारे प्रिपेयर हो तो फिर अगर कोई चीज एक घंटे में हो सकता है तो वो फिर आधे घंटे में भी हो सकता है। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, इसको करने से पहले एक ओवरव्यू देखते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा का। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हमने स्टार्ट लिया कि स्पेक्ट्रम क्या है, कि किस तरह से व्हाइट लाइट का प्रिज्म से पास होकर स्पेक्ट्रम बनाना, किस तरह से येलो लाइट, हमने कहा येलो लाइट है लेकिन वो तो दो और लाइट्स को मिलाकर येलो बना था, किस तरह से एक डिस्चार्ज ट्यूब में या एक हाइड्रोजन एटम को जब हमने एक्साइट किया तो उससे रेडिएशंस जो बने वो रेडिएशंस ब्लू बने, वो तो हमें ब्लू बने, लेकिन वो ब्लू नहीं थे। जब हमने देखा वो हमें एक विजिबल रीजन दे रहा था, एक स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिल रहे थे जिसको हमने लाइन स्पेक्ट्रम का नाम दिया था। इसी तरह हमने ये कहा कि अगर वो बैंड्स के फॉर्म में है वो बैंड स्पेक्ट्रम है। उसी लाइन स्पेक्ट्रम से हमें और रीजन्स भी थे लेकिन हमें वो नजर नहीं आ रहे, वो हमारे लिए इनविजिबल थे, जिसमें हमारे पास इंफ्रारेड रीजन था, अल्ट्रावायलेट रीजन था। उन्हीं रीजन्स को जब हमने ये कहा कि व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करके ऑल कलर्स विजिबल हो, वो हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम था। इसी तरह जब हमने हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम देखा, जो हमें विजिबल रीजन मिला, लाइन स्पेक्ट्रम मिला, उससे ये पता चला कि एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम है। उस विजिबल रीजन से हमें और इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रीजन से जो हमारे लिए इनविजिबल थे, उनको हमने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया। उन 5 ग्रुप्स को हमने नाम दिया लेमन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, बल्मर सीरीज, पीफर्ड सीरीज, पास्टन सीरीज। उनको हमने काफी डिटेल से विद डायग्राम्स, विद ग्राफ्स देख चुके हैं, विद एनर्जी लेवल डायग्राम्स। उसी चीज में हमने 50% एडिशन किया, जिससे हमें बोहर एटॉमिक मॉडल हमने किया। उसमें 50% वही था हम जो कर चुके थे, 50% जो उसमें कुछ इक्वेशंस थे, उसमें जो हमने एनर्जी मालूम की, रेडियस मालूम की, वही चीज यहाँ पर अभी हम यूज करेंगे उन इक्वेशंस को जो हम मालूम कर चुके हैं। इसके बाद हमने आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल देखा कि किस तरह से कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को बूस्ट कर ले, उसको इस तरह से हम निकाल ले कि वो उस इलेक्ट्रॉन को ही छोड़ के निकल जाए, जिसको हमने नाम दिया था इन्फिनिटी पे चला जाए, मींस वो आयोनाइज्ड हो गया। जब वो मुकम्मल तौर पर अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देता है, छोड़ देता है, स्केप कर जाता है, उसको हम कहते हैं आयोनाइज्ड होना। उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए? आयोनाइजेशन एनर्जी। उस आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए कितना पोटेंशियल चाहिए? वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना, मींस सोर्स देकर, अप्लाइड वोल्टेज देकर, हम कहते हैं K से L, L से M, M से N, ये था एक्साइटेशन एनर्जी। वापस ये था लोअर से हायर, एक्साइट होना, हायर से लोअर तक जंप करना, इसको हम कहते हैं डी एक्साइटेशन जिसको हम कहते हैं, या हम कहते हैं इस एक्साइटेशन के लिए जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड है उसको हम एक्साइटेशन पोटेंशियल कहते थे। लास्ट चीज हमने इसमें इनर्शियल ट्रांजिशंस पढ़े, एक्स रेस पढ़े कि किस तरह से एक हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जब इस एटम में आकर इस इलेक्ट्रॉन को और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन दोनों स्कैटर्ड हो जाते हैं, जिससे हमें फोटॉन्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज मिलते हैं, एक्स रेज का प्रोडक्शन होता है। किस तरह से वो इलेक्ट्रॉन्स का दूसरे में स्कैटर्ड होना, उसी शेल में K में, L में, M में वो जगह वैकेंट हो जाना, फिर उस वैकेंट स्पेस को फुल करने के लिए
L से, M से, N से, O से इलेक्ट्रॉन आना, उस वैकेंट जगह को फिल करना, जिसको हमने K सीरीज, K अल्फा बीटा गामा, L सीरीज, L अल्फा बीटा गामा हमने इनको नाम दिया था। तो ओवरऑल एक रिव्यू था, एक शॉर्ट चैप्टर था, छोटा चैप्टर था, लेकिन तक काफी मजेदार, काफी कंसेप्चुअल चैप्टर था। तो इसमें सिर्फ ही एक चीज रहता है, वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बल्मर सीरीज, कि बल्मर सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या है वो हमने देखना है। अब इसमें इस क्वेश्चन मैंने कोई डेटा नहीं बनाया है, कोई सॉल्यूशन नहीं लिखा है, स्पेसिफिकेशन नहीं कि क्यों, क्योंकि 8 चैप्टर्स हो गए हैं, हर चैप्टर में हर न्यूमेरिकल में डेटा विद सॉल्यूशन में समझा चुका हूं। तो इसमें हम डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट किस तरह से है, अब देखिए बात हुई बल्मर सीरीज की। हमें पता है कि हमारे पास इक्वेशन ये है कि उसके वेवलेंथ को कैसे मालूम करना है, उसके लिए हमने इक्वेशन लिया था। इसी तरह हमने RH पढ़ा है, RH को हम कहते हैं रेडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 1.097 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 पर मीटर। अब इसमें एक पॉइंट तो ये है कि ये बल्मर सीरीज है। बल्मर सीरीज अगर आपको याद, हमने इसको कहा था ग्रुप 2। ग्रुप 2 का मतलब हमने इसको ये भी कहा था कि जब हमने उसको स्पेक्ट्रल लाइंस में या एनर्जी लेवल्स में कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन, N मीन्स जहां से, P मीन्स का मतलब जहां पर, कहां पर, जब वो N से P पर, P मीन जब वो सेकंड ऑर्बिट में जंप करता था, उस सीरीज को हम ले देते बल्मर सीरीज। तो बल्मर सीरीज में P की जो वैल्यू कहां पर जाना है उसकी जगह तो 2 पुट करना है। N का मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मीन्स कम से कम वेवलेंथ। तो अब कम से कम वेवलेंथ क्या होगा, मीन्स कहां से आ रहा है, तो वो जब इन्फिनिटी से आएगा तो वो आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलेगा। अगर वो किसी खास ऑर्बिट से आ रहा है 1 2 3 4 से, तब वेवलेंथ वहां पर बढ़ जाता है। वेवलेंथ क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि एनर्जी कम हो जाती है। जब एनर्जी कम हो जाती है तो वेवलेंथ बढ़ जाता है। यहां पर हम कह रहे हैं कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो एनर्जी का ज्यादा होना, तो N से P तक आना, इन्फिनिटी से आना, जिसके लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, वेवलेंथ शॉर्ट होगा। तो इसके लिए N हम यहां पर लेते हैं इन्फिनिटी। अब 1/इन्फिनिटी तो 0 के इक्वल है। 2 का स्क्वायर क्या है 4, 1/4 एज इट इज रहा। अब ये टर्म यहां तक U बना, ये टर्म तो खत्म हो गए। अब हमें चाहिए लेमडा, ये 1/लेमडा में। तो अगर लेमडा चाहिए इसको हम रिवर्स उलट लिख सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड को हम उल्टा करेंगे, लेमडा को ऊपर लिखेंगे, 1 को नीचे लिखेंगे, जो हम नहीं लिखते हैं, तो ये टर्म भी उल्टा हो जाएगा। तो 4 ऊपर आ जाएगा, 1.097 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 नीचे आ जाएगा। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे आंसर 3646 मल्टीप्लाई बाय 10⁻−10 आता है, और -10 प्रीफिक्सेस में एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है। तो इसकी जगह हमने प्रीफिक्सेस यूज की है। ये सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड में ये कह रहा है कि डिटरमाइन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लेमन सीरीज। कि अगर हम लेमन सीरीज की बात करते हैं, अब लेमन सीरीज कौन सी है, हमने ग्रुप 1 को लेमन सीरीज का नाम दिया था, आप लेक्चर्स में देख सकते हैं डिटेल से। फिर हमने ये कहा था कि अगर वो कहां से आ रहा है, N मीन्स कहां से आ रहा है P तक, P मीन्स कौन सा ऑर्बिट, जब वो N मीन्स जब कहां से आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन कहां से जंप कर रहा है ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन, जब वो 1 ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में, K शेल में, जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है, उसको हमने लेमन सीरीज का नाम दिया था। तो इससे ये तो वाज़ेह हुआ कि फार्मूला तो ये है ऑलरेडी कि जहां पर P है, P की जगह हम क्या पुट करते हैं 1। लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट में हमेशा हम इन्फिनिटी लेते हैं, यह हमें याद रखना है। लॉन्गेस्ट में हमने हमेशा वो वैल्यू लेनी है जो इस P से एक वैल्यू ग्रेटर हो। एक बात, Q ग्रेटर हो। अगर आप वेवलेंथ लॉन्गेस्ट के लिए N की जगह कहां से आ रहा है, अगर N की जगह आप 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, अगर आप N की जगह 1 पुट करते हैं,
अब 1/1 माइनस 1/1 तो हो जाएगा 0, 0 को इसे मल्टीप्लाई करो 0, तो वेवलेंथ इसमें नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर ये हम रेडी कर चुके हैं कि अगर p की वैल्यू 1 है तो n 1 नहीं 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 एंड सो ऑन। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए हम इसको इसके बाद जो नंबर होगा 2 से हम स्टार्ट करेंगे कि ये हमें 0 ना दे व्हेन इट इज नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि फिर हमें वेवलेंथ ही नहीं मिलेगा, लैम्डा ही हमें नहीं मिलेगा। तो 1/1 ये तो हुआ 1 हमारे पास, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 माइनस 1/4 में देखिए इन दोनों में 4 एलसीएम है, तो जब 4 एलसीएम है 4 डायरेक्ट मेथड है, यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 1 3 रह जाएगा हमारे पास। अब क्या हमें चाहिए, ये 1/λ हमें लैम्डा चाहिए, तो जब इसको हम उल्टा करेंगे तो लैम्डा अपॉन 1 हो जाएगा, और अपॉन 1 हम लिखते ही नहीं है तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 एंड दिस वैल्यू नीचे आ जाएगा, 3 एंड दिस वैल्यू नीचे। अब इनको जब हम मल्टीवाइड करेंगे तो 1216 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -10 आंसर आता है, लेकिन -10 की जगह हम एंगस्ट्रम लगाते हैं। तो ये रहा एक और न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल्स है, छोटे न्यूमेरिकल्स है, क्योंकि हमने काफ़ी डिटेल से इन टॉपिक्स को पढ़ा है तो इसलिए ये बेहतर है कि आपके लिए काफ़ी इजी आपको लगे। इसके बाद है कैलकुलेट स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो वो बात तो कंफर्म है कि स्पीड आपने मालूम करना है किस चीज़ का, इलेक्ट्रॉन का। कहाँ पर, ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पीड आपने मालूम करना है इन सेकंड ऑर्बिट। कहाँ पर, सेकंड ऑर्बिट, फर्स्ट नहीं सेकंड ऑर्बिट में इस इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होगा, एक तो ये मालूम करना है। सेकंड, आल्सो फाइंड काइनेटिक एनर्जी, और आपने काइनेटिक एनर्जी भी मालूम करनी है। अब देखते हैं, एक पार्ट तो मैं करवा चुका हूं, ऑलरेडी लिखा हो, दूसरा पार्ट तो बहुत ही सिंपल है, वो मैं सिर्फ फार्मूला आपको बताता हूं यहाँ पर। अब स्पीड के लिए v = NH2πmRn, ये टॉपिक हम कर चुके हैं स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोहर्स एटॉमिक मॉडल में हम ये कर चुके हैं। स्पीड के लिए हम v मालूम कर चुके हैं, तो सिंपल एंड डायरेक्ट यहाँ पर सिर्फ फार्मूला पुट करना है। अब इस फार्मूले में, और ये फार्मूला कहाँ से आया था, ये हम एंगुलर मोमेंटम से मालूम किए थे। आपको ये मैं इंट दे रहा हूँ, ऐसा ना हो आप कहे कि ये कहाँ से आया है। जब हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल में हमने एंगुलर मोमेंटम मालूम किया था, उस एंगुलर मोमेंटम में हमने ये फार्मूला मालूम किया था, v = NH/2πmRn। अब यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। n मीन्स देखिए सेकंड ऑर्बिट है, तो मीन्स n की वैल्यू क्या है 2, तो इस जगह हमने 2 पुट किया। h मीन्स प्लांक्स कांस्टेंट, वो हम लास्ट चैप्टर से ही करते आ रहे हैं, वो तो अभी आपका रटा हुआ होगा, ये वैल्यू आप कभी नहीं भूलोगे। अगर आप बार बार ये लेक्चर देखेंगे तो ये वैल्यू तो बिल्कुल आप भी नहीं भूलेंगे। 2 मीन्स 2, 5 मीन्स 3.142, मास m मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी हम लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं, जिसकी वैल्यू है 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -31। r रेडियस, रेडियस क्या होगा, हमने एक रेडियस मालूम किया था Rn। फिर मैंने ये बताया लेक्चर में कि अगर ये सेकंड ऑर्बिट तक हो तो रेडियस बढ़ जाएगा, क्या होगा, थर्ड तक हो तो क्या हो जाएगा, वो हमने मालूम किया था। तो वहां से जब ये जो चीजें मैं यहाँ पर नहीं करवा रहा, वो ऑलरेडी हम लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो R क्या है, वो सेकंड ऑर्बिट का, देखिए ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड। अब न्यूक्लियस से सेकंड तक जो रेडियस होगा वो है 2.12 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -10 के इक्वल है। आपने इनको देखो 2 और 2 तो आंसर इसी भी कैंसिल होना है, तो इनको इससे डिवाइड करेंगे तो 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड स्पीड आएगा, मींस v मिल गया। आल्सो फाइंड काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किस चीज के इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, वो है 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -31। v मीन्स वो भी हम मालूम कर चुके हैं, वो क्या है आपके पास, v क्या है 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 स्क्वायर है, तो स्क्वायर है। तो ये सिंपल फार्मूला है,
इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी की। एनर्जी को हम जॉल में लिखते हैं तो आप इसको जॉल में लिख सकते हैं। और अगर आपको आपने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू से डिवाइड करना है। वो आगे है आपके पास किस तरह डिवाइड करना है, हम लास्ट न्यूमेरिकल में भी कर चुके हैं, अभी भी बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू हमारे पास है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। तो इस वैल्यू से जब इसका आंसर आप डिवाइड करेंगे तो उसको फिर हम किस चीज में लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल है, ये इजी न्यूमेरिकल। इसके बाद हमारे पास है शो दैट मालूम करना है कि जो पास्चन सीरीज है ऑफ स्पेक्ट्रल लेंथ इज एंटायरली इन द इंफ्रारेड रीजन, कि जो पास्चन सीरीज है वो इंफ्रारेड रीजन में है, ये हमने मालूम करना है। अब ये चीज हम एक तो ऑलरेडी हम मालूम कर चुके हैं जब हमने टॉपिक पढ़ा कि पास्चन सीरीज था हमारे पास, जो हमारे पास ब्रैकेट सीरीज था, जो पीफेंट सीरीज था, ये तीनों इंफ्रारेड रीजन में थे। जो बल्मर सीरीज था वो हमारे पास विजिबल रीजन में था। जो लेमन सीरीज था हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रीजन में था, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम उसको बाय वैल्यू मालूम करना है। अब बाय वैल्यू के लिए हम इसको 2 पॉइंट ले सकते हैं। एक तो हमने इसके लिए बहुत ही शॉर्टेस्ट वेवलेंथ से हम इसको देख सकते हैं। शॉर्टेस्ट के लिए मैंने कहा था कि हम m को इन्फिनिटी लेते हैं, एक पॉइंट वो है। एक इसको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ था, मींस एक साइड, एक दूसरा साइड मींस जो लार्जेस्ट वेवलेंथ हो। लार्जेस्ट वैल्यू में मैंने ये कहा था कि p की जो वैल्यू होगी 1, तो ये n की 1 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि वो दोनों तो 0 हो जाएंगे, तो उसकी नेक्स्ट वैल्यू से हम लेते हैं। तो इसी तरह अगर यहाँ पर ये है हमारे पास पास्चन सीरीज, पास्चन वो होता है जब वो हमारे पास n नंबर कहाँ से p पॉइंट था, p मीन्स कहाँ पर आता है, जब वो थर्ड ऑर्बिट पे जंप करता था उसको हम पास्चन सीरीज कहते थे। तो यहाँ पर हम p की जगह तो 3 पुट कर रहे हैं क्योंकि ये थर्ड ऑर्बिट में जब ये जंप करता है उसको हम क्या कहते हैं, पास्चन सीरीज। n हम इन्फिनिटी ले रहे हैं। अब n 1/∞ तो 0 है, 1/3 स्क्वायर 1/9 बन जाएगा। हमें लेमडा चाहिए तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे, हम इसको उल्टा करते हैं तो इसी तरह 9 ऊपर 1 नीचे, तो इसी तरह 9 ऊपर आ जाएगा। 1 तो कुछ नहीं है, RH रेडबर्ग्स कांस्टेंट 1.097 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो 820 नैनोमीटर आंसर आता है। मैंने इसको डायरेक्ट आंसर लिखा है। ये रहा एक तरीके से। दूसरा किस नजर से देखते हैं हम कि ये रहा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ से हम देखना। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ से देखना। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का ये मतलब है कि आप देखिए p की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, तो अगर n की वैल्यू हम भी 3 लेते हैं तो 1/3 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर कट करके 0 0 इसे मल्टीप्लाई होकर में तो कोई वेवलेंथ ही नहीं है। लेकिन हमने देखना इसका रीजन है, इसका रीजन कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है वो पता चलता है वेवलेंथ से। तो ये हम कर चुके हैं कि n की वैल्यू हमेशा इससे एक ग्रेटर होगी, तो मीन्स 4 5 6 एंड सो ऑन आप कुछ भी पुट कर सकते हो। तो n की जगह अब हम लेते हैं 4, पहले इन्फिनिटी ली थी, अब लेते हैं 4, मीन्स इसको हम बाय लॉन्गेस्ट वेवलेंथ देख रहे हैं। अब बाय लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हम देखना 1/3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 16 को हम जब एलसीएम लेंगे तो 7/144। ये सिंपल एलसीएम निकालना तो सबसे इजी मेथड है, मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर 7/144 इसका एलसीएम होगा। अब हमें लेमडा चाहिए तो इसको हमने उल्टा करना होगा, तो 1 नीचे आ जाएगा, वो नहीं लिखेंगे लेमडा। इसको हम किस तरह लिखेंगे, 7 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, RH ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, 144 नीचे है तो ये ऊपर, ये नीचे मीन्स अगर लेफ्ट साइड को हम उल्टा कर रहे हैं तो राइट साइड को भी हमने उल्टा करना होगा। अब इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर 1875 नैनोमीटर आंसर होगा। अब इसमें ये है, हमने लास्ट लेक्चर में भी यही चीजें, लास्ट जो चैप्टर था उसमें भी हमने यही रीजन्स देखे थे कि कितने रीजन्स थे, जो कौन कौन, लास्ट चैप्टर्स में हम काफी चैप्टर्स में हमने ये चीज देखा है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं पिछले लेक्चर्स में, या आप किसी चार्ट या बुक से इनका रीजन की जो वेवलेंथ के रीजन है वो आप देख सकते हैं। या ऑलरेडी एक टॉपिक में हम कर चुके हैं।
तो उसमें आप देखेंगे तो ये जो 820 से 1875 का रीजन है ये लाई करता है किस चीज में, ये इंफ्रारेड का जो रीजन है उस रीजन में ये वेवलेंथ लाई करता है। तो ये हमारे पास सेंटर में था विजिबल रीजन, आई थिंक वो 700 तक था। उसके बाद जो रीजन था जो 800 में आ रहा था वो इंफ्रारेड था, तो ये वो इस रीजन में ये आ रहा है। ये रहा एक और न्यूमेरिकल। इसके बाद एक और है कि डिटरमाइन द पीरियड ऑफ, पीरियड मींस हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, टाइम मालूम करना है। किस चीज का, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, जो पहला ऑर्बिट है इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में जो फर्स्ट ऑर्बिट है के आप जिसके कहते हो के शेल, उसमें जो टाइम पीरियड है, पीरियड टाइम मालूम करना है, वो किस तरह होगा, बिल्कुल वही फार्मूला है जो हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल में मालूम किया था। आप देखते हैं n मींस फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की जगह 1, h मींस प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 pi मींस 3.142, m मींस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये स्टेप्स ऑलरेडी यहां पर हम कर चुके हैं। Rn, अब फर्स्ट ऑर्बिट की में जो रेडियस था, न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट तक रेडियस, ये हम थ्योरी में लेक्चर में कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं, वो है 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 11। यहां पर क्या था, सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट तक रेडियस, यहां पर है फर्स्ट ऑर्बिट, तो यहां से फर्स्ट ऑर्बिट तक का रेडियस, इनको जब डिवाइड करेंगे तो 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड हमारे पास स्पीड आएगा। हमने स्पीड क्यों पहले मालूम किया, क्योंकि जो टाइम हमने मालूम करना है उसके फार्मूले में v है, तो सबसे पहले v हमें चाहिए। अब ये है 2 पाई r अपॉन v। आप इसको इस तरह समझ ले कहां से आया है, या आप इसको इस तरह समझ ले जिसे कम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम है। टाइम डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, सर्कल में हम क्या लेते हैं 2 पाई r, क्यों, क्योंकि ये पूरे सर्कल का जो लेंथ होता है, द लेंथ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस, जिसको हम 2 पाई r लेते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो तो 2 पाई r है, तो इसकी जगह 2 पाई r। हमें क्या चाहिए, t डिवाइड हो रहा है, वहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, v मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस फार्मूले से हम t मालूम करेंगे। अब सिंपल सी वैल्यूज पुट करनी है, 2 पाई मींस 3.142, r मींस रेडियस कहाँ का, फर्स्ट ऑर्बिट का। इसी तरह v हम स्पीड मालूम कर चुके हैं 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6, तो इनको जब डिवाइड करेंगे 1.53 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 16 सेकेंड हमारे पास टाइम होगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम का जो टाइम पीरियड है वो है 1.53 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 16। इसके बाद हमारे पास है सेकेंड लास्ट न्यूमेरिकल कि द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट वेवलेंथ, हमने वेवलेंथ मालूम करना है ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ जो लेमन सीरीज का फर्स्ट लाइन है वो हमने देखना है, वो हमारे पास क्या है। फर्स्ट लाइन का मतलब आसान अल्फाज में ये जो शॉर्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, या p की जगह 1, n की जगह हम 1 पुट नहीं कर सकते, उसका ग्रेटर जो हम पुट करते हैं उसको कहते हैं फर्स्ट लाइन, पहली वैल्यू है मतलब वो फर्स्ट लाइन है हमारे पास। अब इसमें सिंपल वही फार्मूला है, हम करते आ रहे हैं शुरू से। एक चीज चेंज है, E अपॉन HC। ये वही बोहर एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में है कि RH जो है इसका मतलब है E अपॉन HC भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि E मतलब एनर्जी, एनर्जी जितनी रिक्वायर्ड है, फर्स्ट कर 13.6 है मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, 13.6। H मीन्स प्लैंक्स कांस्टेंट, C मीन्स स्पीड ऑफ लाइट। इनको जब आप डिवाइड करेंगे आंसर वही RH ही आता है, 1.097 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 पर मीटर हमारे पास, बिल्कुल हमारे पास यही आंसर ही आता है इससे। तो इसका ये मतलब है कि E अपॉन HC भी लिख सकते हैं, RH भी लिख सकते हैं। अब E अपॉन HC हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एनर्जी गिवन है, तो उस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे।
तो 1/p 1/c। p मतलब लेमन सीरीज। लेमन का मतलब क्या था कि p मीन्स कहाँ तक आना। लेमन सीरीज मीन्स जब फर्स्ट ऑर्बिट तक जंप करता है उसको हम लेमन सीरीज कहते हैं, p की जगह 1। फर्स्ट लाइन मीन्स फर्स्ट लाइन या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एक ही चीज है। अब यहाँ पर आप p की जगह 1 पुट नहीं कर सकते क्योंकि 1/1 तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसको एक ग्रेटर लेते हैं 2 से स्टार्ट लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, 1/1 1, 1 - 1/4 का एलसीएम 3/4। यहाँ पर हम ऑलरेडी कर चुके हैं 3/4 इसका एलसीएम आता है। अब हमें 1/λ है, लेकिन हमें लेमडा चाहिए तो इस चीज को हमने उल्टा करना होगा। तो जब उल्टा करोगे तो राइट हैंड साइड भी उल्टा हो जाएगा। अब 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा। E/hc है तो hc/e हो जाएगा। हमें इसको उल्टा करना है, आपसे वैल्यूज पुट करनी है। 4 एज इट इज, h मीन्स प्लांक्स कांस्टेंट, c मीन्स स्पीड ऑफ लाइट, 3 एज इट इज, एनर्जी मीन्स 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 13.6 तो लिख लिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास क्या है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 के इक्वल होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 1217 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 आंसर आता है, लेकिन उस -10 की जगह हम एंगस्ट्रम लगाते हैं। तो ये है वो वेवलेंथ हमारे पास। लास्ट टॉपिक देखते हैं कि वेवलेंथ ऑफ एक्स रे मीन्स, जैसे कि हम कहते हैं कि के शेल से, इनर शेल में के शेल से जब हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आता है तो वो उसको स्कैटर्ड कर देता है, उसको वहां से निकाल कर वैकेंट बना देता है, जिससे हम कहते हैं एक्स रेज बनते हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पर जो कॉपर है, फ्रॉम कॉपर से जो बन रहे हैं वो हमारे पास के जो मटेरियल यूज हुआ है मीन्स वो कॉपर है। तो कॉपर 1.377 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर इसका वेवलेंथ होगा। व्हाट इज द एनर्जी, क्या मालूम करना है एनर्जी। डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स इन विच ट्रांजिशन अकर्स, मीन्स ट्रांजिशन होता है के से इलेक्ट्रॉन निकल गए वैकेंट हो गए तो एल से आना, एम से आना, एन से आना। अब इन दो लेवल्स के दरमियान जो एनर्जी में जो डिफरेंस है वो एनर्जी हमने मालूम करना है। तो एनर्जी का वही फार्मूला है जो हम लास्ट चैप्टर में भी कर चुके हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। एफ हम कर चुके हैं कि एफ हमारे पास C = F लैम्डा। अगर एफ चाहिए लैम्डा इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो एफ की जगह हम C/λ लिखते हैं। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी, h की जगह प्लांक्स कांस्टेंट, c की जगह स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा ऑफ कॉपर गिवन है 1.377 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10। इनको मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड करेंगे तो 1.44 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻15 जॉल आंसर एनर्जी आ गई है। लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो जॉल को जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता है कि 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 से डिवाइड किया जाता है। यही कम हम लास्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में कर चुके हैं। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे 9.027 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 मीन्स किलो, तो 9.027 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास वो एनर्जी डिफरेंस होगा। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 19 एटॉमिक स्पेक्ट्रा। उम्मीद है ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ आ गए होंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, उसका ओवरव्यू, उनके बारे में टॉपिक्स, उनके न्यूमेरिकल्स, एक एक पॉइंट क्लियर करवाना, ये सब हो चुका है। उम्मीद यही है कि ये आपके लिए इजी होगा, हेल्पफुल होगा, मददगार होगा। आपका कंसेप्ट इससे काफ़ी क्लियर हुआ होगा, चाहे वो थ्योरी के बारे में हो, लेक्चर के बारे में हो, एमसीक्यूज के बारे में हो, न्यूमेरिकल्स के बारे में हो। तो यहाँ तक था हमारे पास चैप्टर नंबर 9।